हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का भाग 1 लेके आए हैं। कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए। एक कमरा, यहाँ एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थी, पर इन सिसकियों में सबसे ज्यादा दर्द था। बेड पर एक लड़का लड़की के साथ बेरहमी से इंटीमेट हो रहा था। उस लड़की की हालत देख लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है, फिर भी चुपचाप उसका जुल्म सह रही थी। लगभग रात के 3 बजे उस लड़के ने उसे छोड़ा और उठकर अपनी पेंट पहन रूम से बाहर निकल गया। उस लड़की ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और धीरे से सिमटकर आंखें बंद कर सो गई। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उठकर खुद के कपड़े पहन सके या ब्लैंकेट से कवर कर सके। एक खंडहर जैसी जगह, यह एक आदमी एक कुर्सी पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके सामने ही उसका असिस्टेंट शक्ति और उसके सभी कामों को हैंडल करने वाला शेरा खड़ा था, जो उस आदमी के सभी लीगल और इल्लीगल कामों को देखता था। शेरा ने उसे देखा और बोला, भाव माल कल रात 12 बजे तक आएगा। शेरा की बात सुनकर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। तभी उसका असिस्टेंट शक्ति बोला, सर कल मिस्टर मल्होत्रा के साथ मीटिंग है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सिगरेट को नीचे फेंक जूते से मसल उठकर उस खंडहर से बाहर चला गया। उसके पीछे ही शक्ति और शेरा भी चले गए। वो आदमी गाड़ी में बैठा तो शक्ति ड्राइवर की सीट पर, उसके साथ वाली सीट पर शेरा बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी वो आदमी जो अपनी आंखें बंद किए बैठा था बोला, उस लड़की का पता चला जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी हॉस्पिटल में। उसकी बात सुनकर शेरा धीरे से बोला, नहीं भाव, पर हम पता कर रहे हैं, जल्द पता चल जाएगा। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद किए बैठा रहा और फिर खुद से ही मन में बोला, कौन हो तुम जिस अधिक कपूर नहीं ढूंढ पा रहा। मेरे लिए किसी को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो। एक झलक देखा है तुम्हें, पर उस एक झलक में ही इस कदर मन में बस गई हो कि तुम्हारे सिवाय कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं इनसे। ये हैं अधिक कपूर, कपूर कॉरपोरेशन मालिक, उम्र 26 साल, काली आंखें, गोरा रंग, काले बाल जो थोड़े लंबे हैं, 5 फुट 2 इंच हाइट, जिसमें कसरत कर बनाई बॉडी, 6 पैक एब्स, एकदम हीरो जैसी पर्सनालिटी। पर जितना ये अच्छे दिखते हैं उतना ही इनका गुस्सा खराब है। अगर एक बार इन्हें गुस्सा आ गया तो समझो सामने वाला गया। लड़कियां मरती हैं इन पर, इनकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर इनके गुस्से की वजह से सब इनसे दूर रहती है, क्योंकि इन्हें अपने आसपास भी लड़कियां पसंद नहीं, और अगर कोई गलती से आ गई तो यह उन्हें छोड़ते नहीं है। पर अभी यह खुद किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्यों ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं स्टोरी पर। अगली सुबह उस रूम का दरवाजा खुला जिसमें वो लड़की थी। एक सर्वेंट अंदर आई जिसकी उम्र 25 साल होगी। उसने उस बेड पर सोई लड़की को देखा तो उसकी आंखें भर आई। शरीर पर जगह जगह मारने के निशान, कुछ नए थे तो कुछ पुराने, और साथ ही काटने और नोचने के निशान जो अब नीले पड़ गए थे। पीला पड़ा चेहरा, आंखें सूजी हुई जो रोने की वजह से थी, चेहरे पर भी थप्पड़ों के निशान। उस सर्वेंट जिसका नाम मालती था, उसने खुद को संभाला और उस लड़की के पास जाकर उसे धीरे से उठाया। ईशा मैम, उठिए, सुबह हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर ईशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने मालती को देख ईशा की आंखें भर आई। ईशा धीरे से बैठी और मालती के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मालती ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। तभी ईशा रोते हुए बोली, मालती दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है,
वो रोज मुझे मारते हैं और मेरे साथ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। ये बोल ईशा और भी ज्यादा रोने लगी। मालती ने उसे किसी तरह चुप करवाया और फिर उसे सहारा देकर उठाकर बाथरूम ले गई और नहाने में मदद कर उसे कपड़े पहनाकर उसे नाश्ता करवाने लगी। ईशा धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी और मालती चुपचाप उसके पास बैठी हुई थी। मालती ने उसे देखा और मन ही मन बोली, अब हमसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। आप हमारी छोटी बहन की तरह है, पर हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर हम दुआ करते हैं कि भगवान आपकी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को भेजे जो आपको इस नर्क से हमेशा के लिए निकाल कर ले जाए और आपको हमेशा खुश रखें और बहुत सारा प्यार दे। और हमें लगता है कि भगवान जल्दी हमारी दुआ सुन लेंगे। ये है हमारी कहानी की नायिका ईशा अवस्थी। उम्र 19 साल, नीली आंखें जिसमें कोई भी डूब जाए, गोरा रंग, पतले होठ, काले लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, मासूम सा चेहरा। पर इनकी मामी और मामा ने इनकी शादी इतनी छोटी उम्र में ही पैसों के लालच के लिए कर दी, जिसने इनकी मासूमियत छीन ली। पहले तो बस मामी परेशान करती थी, मारती थी, पर अब तो पति जो सिर्फ नाम का पति है, हर रोज इन्हें मारता है और जबरदस्ती करता है। ईशा को समझ नहीं आता कि उसकी क्या गलती है जो उसे इतना कुछ झेलना पड़ता है। पहले छोटी थी तो माँ बाप गुजर गए, मामा मामी ने उसे अपने पास रख लिया, पर मामी उसे रोज मारती, घर के सारे काम करवाती और 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं देती। फिर भी ईशा ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। पर एक दिन उसने मामा ने उसकी शादी तय कर दी और उससे पूछा तक नहीं। और उम्र भी क्या थी उसकी, सिर्फ 19 साल। पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई, मामी का डर ही इतना था। पर शादी के बाद तो उसकी जिंदगी जैसे नरक बन गई हो। उसका पति वैसे तो उससे कभी बात नहीं करता, पर रोज रात को उसके पास आता है और उसके साथ रात गुजारता है। जब कभी वो मना करती है तो उसे मारा जाता, और उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। शाम का समय अधिक अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी उंगलियां बिना रुके लगातार लैपटॉप पर चल रही थी। वो काफी सीरियस होकर काम कर रहा था, जिससे कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई आदमी सीरियस होकर कोई काम करता है तो वो बहुत हैंडसम लगता है। वैसा ही इस समय अधिक लग रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अधिक ने काम करते हुए अपनी रुबाब आवाज में कम इन कहा तो शक्ति और शेरा दोनों अंदर आए। शेरा ने अधिक को देखा और बोला, भाव, घर जाने का टाइम हो गया। उसकी बात सुनकर अधिक ने हम कहा और लैपटॉप बंद कर अपना कोट उठाकर कैबिन से बाहर निकल गया। शक्ति और शेरा उसके पीछे ही थे। शक्ति ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अधिक पीछे की सीट पर बैठ गया। शक्ति और शेरा भी आगे बैठ गए और गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। उनकी गाड़ी के पीछे ही 5 से 6 गाड़ियां बॉडीगार्ड की थी। कुछ टाइम बाद गाड़ी एक बड़े से मैंशन में जाकर रुकी। बड़ा सा गेट जिसे पार करते ही एक बड़ा सा गार्डन, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन लगा था, जिसके पानी में रात के समय अलग अलग तरह की लाइट्स चमक रही थी। गार्डन में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। वहीं पर बैठने के लिए 2 चेयर्स और एक कॉफी टेबल था और उन सब के ऊपर एक शेड लगी हुई थी, जिससे धूप और बारिश से बचा जा सके। उसी के नीचे एक खूबसूरत सा झूला रखा हुआ था। सभी गाड़ियां वहां रुकी। अधिक गाड़ी से बाहर आया और सीधे अंदर चला गया और ऊपर अपने रूम में चला गया। ऊपर के दूसरे फ्लोर पर सिर्फ उसका रूम ही था। शक्ति और शेरा भी गाड़ी से बाहर निकले और गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अंदर चले गए। शक्ति और शेरा भी अधिक के साथ ही उसके मैंशन में ही रहते थे।
वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। अधिक रूम में आया और अपना कोट निकाल कर सोफे पर रख दिया और शर्ट भी निकाल वही फेंक दी और सीधे बाथरूम में चला गया और जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। पैंट उसने अभी भी पहनी हुई थी। शावर का पानी उसके बालों से होकर उसके जिस्म को भिगो रहा था। उसके दोनों हाथ इस समय सामने की दीवार पर थे और वो आंखें बंद किए शावर के नीचे बिल्कुल शांत खड़ा था। पर उसका दिमाग शांत नहीं था, वो कुछ सोच रहा था। तभी आंखें बंद किए हुए ही वो बहुत ही जुनूनियत से बोला, तेरी दीवानगी तो कुछ इस कदर मुझ पर छाई है कि अब इस दीवाने की तलब तो होठों को छूकर ही खत्म होगी। ये बोल वो चुप कर गया, पर उसके होठों पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान थी। इस वक्त अधिक ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे से पानी को हटाते हुए बोला, बहुत जल्द आप मेरे पास होंगी जान। इन 4 महीनों में मैंने तुम्हें शिद्दत से याद किया है कि तुम्हें याद करते करते उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, जुनून वाली मोहब्बत हो गई है, बेपनाह मोहब्बत। और अपनी बेपनाह मोहब्बत को मैं अपने पास लाकर ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ ईशा अपने रूम में खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। इस समय उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन था और दर्द था और कुछ नहीं। पिछले 3 महीनों से जब से उसकी शादी हुई थी वो बस इसी रूम में थी, बाहर कभी नहीं गई। बाहर तो कभी वो अपने मामा के घर भी नहीं गई थी। बस जब कभी मामा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते, जब उसकी तबीयत खराब होती, तभी वो बाहर जाती थी, वरना नहीं। पर हाँ, वो घर में हर जगह घूम सकती थी। इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय किचन में ही निकलती, क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। उस घर में बस उसकी मामा की बेटी रूप उसे पसंद करती थी। रूपी उसे हर बार अपनी माँ और पापा की डांट से बचा लेती थी, इसलिए उसे मामी ने हॉस्टल में डाल दिया। वो 12 क्लास में थी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर मामी के आगे उसकी एक ना चली। पर जब से ईशा की शादी हुई थी वो इस रूम में ही थी। वो इस रूम से बाहर एक बार भी नहीं निकली थी, बल्कि उसे निकलने ही नहीं दिया जाता। रूम को हमेशा उसका पति आकाश बाहर से बंद करके रखता था, इसलिए उसका ज़्यादातर समय इस खिड़की के पास ही गुजारता था। यहाँ से वो इस घर गार्डन का बैक साइड एरिया देख सकती थी। गार्डन की हरियाली और पक्षियों की आवाज़ उसे थोड़ा ही सही सुकून देती थी। ईशा ने डिनर कर लिया था, मालती पहले ही उसे रूम में ही डिनर करवा गई थी। भले ही बाहर समय अंधेरा था, पर बाहर से आने वाली ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और उसका पति आकाश अंदर आया। आकाश एक बिजनेसमैन था, उनकी फैमिली का खुद का बिजनेस था। उसकी फैमिली में आकाश के अलावा उसके माँ बाप और बहन थी। बस इतना ही ईशा को उसके बारे में पता था, बाकी कुछ नहीं। आकाश को देख ईशा जल्दी से खड़ी हो गई और चेहरा झुका लिया, पर वो डर रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। आकाश बेड पर बैठा और ईशा को देख बोला, चल कपड़े निकाल। उसकी बात सुनकर ईशा की पकड़ अपने कुर्ते पर कस गई। उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया और ऐसे ही धीरे से बोली, आज रहने दीजिए ना, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर आकाश को गुस्सा आया और उसने उठकर ईशा को जोर से एक थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़कर बोला, साली मुझे मना करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? तेरे मामा मामी को मुंह मांगी कीमत देकर तुझे लाया हूँ और तू मुझे मना कर रही है? ये बोल उसने ईशा को बेड पर फेंका और उसके कपड़े बहुत ही बेरहमी से फाड़ दिए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वही ईशा तो मुंह मांगी कीमत सुनकर ही शोक में थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके मामा मामी ने उसकी शादी नहीं की, बल्कि उसको बेच दिया था। वो शादी तो बस एक दिखावा था। ईशा को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए।
वही आकाश उसके साथ बेरहमी से इंटीमेट होए जा रहा था। रात के लगभग 12 बजे आकाश रुका और उसके बगल में ही लेट गया और सो गया। वहीं ईशा की हालत खराब थी पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। ईशा ने अपने बगल में देखा तो आकाश गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई जो खुला था। ईशा हिम्मत के उठी और उसने कपड़े पहने, हालांकि वो बहुत जगह से फट गए थे। ईशा धीरे से कमरे से बाहर निकली और नीचे की तरफ बढ़ गई। तभी मालती की नज़र उस पर पड़ी जो किचन में पानी पीने आई थी। मालती वहीं रहती थी। मालती ने उसे देखा और उसके पास आई और बोली, ईशा मैम आप यहाँ क्या कर रही थी? तभी उसकी नज़र ईशा की हालत पर पड़ी जो बहुत खराब थी। चेहरे पर थप्पड़ के निशान, फटे कपड़े, गर्दन, हाथों पर काटने नोचने के निशान। देख उसे बहुत बुरा लगा। वहीं ईशा ने जब उसे देखा तो वो बहुत डर गई, पर मालती ने उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया और अपने साथ लेकर घर के पीछे के दरवाजे की तरफ चली गई क्योंकि आगे गार्ड रहता था। मालती ने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ा और बोली, मैं आपकी हालत समझती हूँ मैम, आप यहाँ से चले जाए, भाग जाए ये से इससे पहले कि कोई उठ जाए। तभी अंदर से आकाश के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मालती ईशा को बोली, आप यहाँ भाग जाए इससे पहले कि सर यहाँ आ जाए, जल्दी भाग जाए। ईशा ने नम आंखों से मालती को देखा और जल्दी से वहाँ से भागने लगी, हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वही आकाश ने अपने गार्ड्स को ईशा को ढूंढने के लिए लगा दिया। गार्ड्स पूरे घर में ईशा को ढूंढ रहे थे। आकाश इस समय बहुत गुस्से में था। तभी उसकी माँ रीना जो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आई थी बोली, क्या हुआ बेटा? तभी आकाश ने कहा, वो साली भाग गई यहाँ से। रीना ने उसकी बात सुनी तो बोली, भाग कैसे गई? दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है ना। आकाश बोला, हाँ पर आज मुझसे खुला रह गया और वो इसी का फायदा उठाकर भाग गई। रीना ने कहा, तो जल्दी ढूंढ, उसे पता है ना वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। वही ईशा जिसे भागते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, अब तो उसके पांवों में छाले पड़ गए थे, खून निकल रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। पर वो बिना रुके बेतहाशा सड़क पर भागे जा रही थी। सड़क पर बस एक दुकान गाड़ियां ही थी, उनमें से भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी ईशा भागते भागते रोड के बीच आ गई और अचानक आगे से आती गाड़ी के सामने आ गई। पर ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान ने जल्दी ब्रेक लगा दी। ईशा उसकी गाड़ी के सामने गाल गई। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वही गाड़ी के ऐसे अचानक रुकते ही अधिक जो पीछे बैठा था शक्ति को देख थोड़ा गुस्से में बोला, गाड़ी चलना भूल गए हो या अभी इस जॉब की जरूरत नहीं है? अधिक की बात सुनकर शक्ति जल्दी से बोला, रोब मत जाड़, इस समय तू मेरा बॉस नहीं है। दरअसल अधिक, शेरा और शक्ति तीनों दोस्त हैं और पढ़ाई भी साथ ही की है। ये दोनों अधिक के साथ ही काम करते हैं और उसके साथ ही रहते हैं क्योंकि दोनों अनाथ है और अधिक के सिवा इनका कोई नहीं। तीनों में भाइयों जैसा प्यार है पर कम के समय कोई और रिश्ता नहीं रखते, बस काम ही होता है। शक्ति की बात सुनकर अधिक बोला, तो फिर ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? रोकी नहीं, रोकनी पड़ी क्योंकि सामने कोई आ गया था, वो भी लड़की। उसकी बात सुनकर अधिक और शेरा जो शक्ति के बगल में थे हैरान हो गए। अधिक जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उस लड़की की तरफ बढ़ गया। ईशा बेहोश हो गई थी, उसके बालों से उसका चेहरा कवा हो रखा था, पर उसकी हालत उसके कपड़े और जिस्म के निशानों से पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। अधिक ने अपना कोट उतारकर उस पर डाल दिया और उसे उठाने लगा पर ईशा नहीं उठी। तभी शेरा उसके पीछे ही गाड़ी से बाहर आ गया था, बोला, भाव हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते।
अधिक ने हाँ में गर्दन हिलाए और झुककर ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो ईशा को पीछे की सीट पर बैठने लगा, तभी ईशा का चेहरा दूसरी साइड को लुढ़क गया और उसके बाल चेहरे से हट गए। अधिक ने जब उसका चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया। वो ऐसे ही ईशा को बाहों में लिए खड़ा एकटक देखता रहा। जब शक्ति और शेरा ने उसे ऐसा देखा तो हैरान हो गए। तभी शेरा की नज़र भी ईशा के चेहरे पर पड़ी तो वो भी हैरान हो गया और बोला, ये तो वही लड़की है जिसे हम पिछले 4 महीने से ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनकर शक्ति ने भी ईशा को देखा और हैरान हो गया, पर उसने खुद को संभाला और अधिक को देख बोला, अधिक जल्दी से गाड़ी में बैठ, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर अधिक तो अभी भी ईशा को देख रहा था, जिस लड़की को वो पिछले 4 महीने से ढूंढ रहा है और उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है, वो उसे मिली भी तो किस हालत में। शक्ति के हिलाने पर वो होश में आया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, पर उसने ईशा को खुद से बिल्कुल अलग नहीं किया और उसे गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों भी गाड़ी में बैठ गए। वो दोनों अधिक की हालत समझ रहे थे, क्योंकि पहली बार अधिक को कोई लड़की पसंद आई थी जिसे वो 4 महीने से पागलों की तरह प्यार कर रहा था और ढूंढ रहा था, और वो उसे कैसी हालत में मिली है तो वो दोनों समझ सकते थे कि उस पर क्या बीत रही होगी। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक की गाड़ी शांति प्रिया हॉस्पिटल के काल्पनिक नाम बाहर रुकी। अधिक गाड़ी से बाहर आया। ईशा अभी अभी भी उसकी गोद में ही थी। अधिक उसे लेकर अंदर गया और उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। ईशा को जल्दी ओरती में ले गए। शेरा ने पहले ही हॉस्पिटल में बात कर ली थी। ये हॉस्पिटल अधिक का ही था जिसे उसने अपनी मां के नाम पर गरीबों के लिए बनवाया था। इस हॉस्पिटल में जो लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते उसका फ्री में इलाज किया जाता था। अधिक वही ओटी के बाहर टहलने लगा, पर उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। शेरा और शक्ति उसकी हालत समझ रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद ओरती का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अधिक को देख एक पल को डॉक्टर डर गया, क्योंकि वो अधिक का गुस्सा जानता था। डॉक्टर ने हिम्मत की और अधिक को देख बोला, मिस्टर कपूर, हम मेरे कैबिन में जाकर बात करें। अधिक ने कुछ नहीं कहा, बस हमें गर्दन हिला दी। बाहर से वो जितना शांत दिखाई दे रहा था, उसके अंदर उतना ही तूफान मचा हुआ था। कुछ समय बाद डॉक्टर अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठा एक फाइल पढ़ रहा था और अधिक उसके सामने वाली चेयर पर बैठा पेपर वेट को लगातार घुमा रहा था। वही शेरा और शक्ति उसके पीछे खड़े थे। उन्हें पता था कि अधिक इस समय बहुत गुस्से में है और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ने रिपोर्ट को टेबल पर रखा और बोला, देखिए मिस्टर कपूर, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा। उनके साथ जबरदस्ती हुई है और आई थिंक ये पहली बार नहीं है, शायद इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। उसकी बॉडी पर मारने के निशान भी है, जैसे उन्हें रोज मारा जाता हो। उसकी बात सुनकर अधिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठियां भींच ली। उसके हाथों और माथे की नसें फूल गई थी। वही डॉक्टर उसे देख डर रहा था, पर फिर भी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, और सर, उनकी बॉडी में हमें एक अलग तरह का ड्रग जैसा कुछ मिला है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ यह वही है। इसके लिए मुझे उनके कुछ और टेस्ट करने हैं, जिसमें 1 दिन लगेगा। वही डॉक्टर की बात सुनकर अधिक ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और डॉक्टर को देखा और बोला, कैसा ड्रग? अधिक की आंखें खोलते ही डॉक्टर डर गया, क्योंकि उसकी आंखें इस समय ऐसी थी जैसे उनमें खून उतर आया हो।
डॉक्टर ने अपने डर को कंट्रोल किया और अधिक को देख बोला, देखिए मिस्टर कपूर, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ, अगर जो मैं सोच रहा हूँ तो उन्हें इन सब से निकलने के लिए बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैं जिस ड्रग की बात कर रहा हूँ उस ड्रग से किसी इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ावा जाता है, जिससे इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और सेक्सुअल होने के लिए तैयार हो जाता है। और मेरे हिसाब से यह ड्रग उन्हें पिछले 5 महीनों से दिया जा रहा था, और जब वो किसी से फिजिकल रिलेशन में आई तो यह उनके अंदर एक्टिवेट हो गया है। अब शायद 2 से ज़्यादा वो किसी के साथ इंटीमेट हुए बिना रह सकती, बट फिर भी मुझे इसे कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अधिक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी मोहब्बत के साथ किसी ने इतनी बेरहमी दिखाई, और साथ ही उसे दर्द भी हो रहा था कि उसकी जान ने कितना दर्द झेला होगा। वही शेरा और शक्ति को भी ईशा के लिए बुरा लग रहा था जिसने ये सब किया था। कुछ और बातें कर वो दोनों अधिक के साथ डॉक्टर के कैबिन से चले गए। अधिक वहां से निकल सीधा ईशा के रूम में आया। ईशा को इस समय एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था। अधिक अंदर आया तो जो नर्स वहां थी वो उसे देख वहां से चली गई। अधिक ईशा के करीब जाकर उसके चेहरे को देखने लगा जो पीला पड़ा हुआ था, होठ सूख चुके थे, चेहरे पर अभी भी थप्पड़ों के निशान थे, शरीर पर और भी जगह चोटों के निशान थे। तभी अधिक की नज़र उसके पांवों पर गई जो भागने की वजह से जख्मी हो गए थे। इस समय दोनों पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। अधिक ईशा के पास चेयर रखकर बैठ गया और उसके हाथ को धीरे से अपने हाथ में पकड़कर सहलाने लगा। वही शेरा और शक्ति भी उसके पीछे ही खड़े थे। अधिक को शांत देख शेरा बोला, अब क्या करना है भाव? शेरा की बात सुनकर कुछ टाइम अधिक चुप रहा और ईशा के चेहरे को देखता रहा। कुछ टाइम बाद उसने ईशा के हाथ को धीरे से चूमा और उसके हाथ को धीरे से बेड पर रख खड़ा हो गया और शेरा की तरफ देख बोला, जल्द से जल्द इनके बारे में पता करो और इनके साथ किसने ये किया है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, वो भी कल तक। शेरा ने हमें गर्दन हिलाई तो अधिक ने शक्ति की तरफ देखा और बोला, इनके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करो और जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसे घर पर मेरे रूम में सेट करो, मैं आज ही इन्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर शक्ति ने हमें गर्दन हिलाई तो शेरा थोड़ा डरते हुए बोला, भाव आप पक्का इन्हें घर लेकर जाना चाहते हैं ना? शेरा की बात सुनकर अधिक उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा तो शेरा फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, मतलब जो इनके साथ हुआ उस वजह। उसकी बात काटकर अधिक जल्दी से बोला, जो भी इनके साथ हुआ मेरे हिसाब से उसमें शायद ही इनकी कोई गलती हो, और अगर इनकी कोई गलती नहीं है तो फिर हम इन्हें उस चीज़ की सज़ा कैसे दे सकते हैं? वैसे भी मैंने इनसे बेपनाह मोहब्बत की है और वो मोहब्बत मैंने इनके साफ दिल से की है, जिसमें किसी के लिए कोई मेल नहीं है। अगर इनके साथ जो हुआ उस वजह से मैं इन्हें यहाँ छोड़ दूँ तो यह मेरी मोहब्बत की बेइज्जती होगी शेरा, जो मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मेरी बेपनाह मोहब्बत साफ है। शेरा कहीं न कहीं यह जानना चाह रहा था कि जो ईशा के साथ हुआ उसके बाद क्या अधिक उसे अपनाएगा, पर सीधे पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने घुमाकर पूछा, जिसे अधिक ने समझ उसे सीधा जवाब दे दिया। अब शेरा और शक्ति को तसल्ली दी कि अधिक की मोहब्बत सच्ची थी। सुबह तक शक्ति ने ईशा के डिस्चार्ज की तैयारी कर ली थी, वही शेरा ईशा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वही अधिक पूरा दिन ईशा के पास बैठा रहा। शाम को अधिक ईशा को घर ले आया और सीधा अपने रूम में चला गया। उसने सब चीज़ों का इंतजाम अपने रूम में ही करवा दिया था।
और वही एक नर्स भी ईशा के लिए अपॉइंट कर ली थी जो उसे हैंडल कर सके। अधिक ने ईशा को बेड पर लिया दिया और नर्स से उसके हाथ में ड्रिप लगा दी जिसकी ईशा को बहुत ज़रूरत थी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी। अधिक अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और कुछ टाइम बाद फ्रेश होकर बाहर आ गया। अधिक ने नर्स को देख उसे गेस्ट हाउस थोड़ा रीसेट करने भेज दिया और खुद ईशा के पास बैठ गया। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।